Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this class we are going to study about maximum flood discharge. मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं बाढ़ क्या होता है। ठीक है, फ्लड क्या होता है। फ्लड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाढ़। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। बाढ़ तो सभी नाम सुने होंगे। ये होता क्या है, इट इज़ द ओवरफ्लो ऑफ वाटर which submerges the land, which submerges the land, which is usually dry। तो फ्लड क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है इसमें वाटर का। ठीक है, जो कि वैसा लैंड को भी सबमर्ज कर देता है, यानी पानी में डुबा देता है, जो कि जनरली ड्राई रहता है। ठीक है, फ्लड हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है। फ्लड क्योंकि हम लोग को बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को फ्लड का एस्टिमेशन बहुत जरूरी होता है। फ्लड का एस्टिमेशन मतलब फ्लड का कैलकुलेशन। जैसे अब हम लोग को सिंचाई के लिए हम लोग कैनल्स वगैरह बनाते हैं, इरिगेशन कैनल्स। अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा कि कितना पानी आने वाला है, आपका कब बाढ़ आता है, तो हम लोग उसको डिज़ाइन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पूरा पानी घुस जाएगा, जिससे पूरा खेत में पानी चला जाएगा और पूरा फसल नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी फ्लड एस्टिमेशन यानी फ्लड का कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है, फिर जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थ्रू वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी फ्लड का एस्टिमेशन जरूरी है। अगर फ्लड का एस्टिमेट नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे कितना पानी आ रहा है जब बाढ़ आ जाता है, तो जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो सब पानी में सबमर्ज हो सकता है, डूब सकता है। तो इसलिए फ्लड का कैलकुलेशन हम लोग को पढ़ना होता है एज ए सिविल इंजीनियर। फिर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी, कि पूरा एरिया डूब नहीं जाए, इसके लिए भी हम लोग फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे डैम्स वगैरह हो गया। तो फ्लड एस्टिमेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर द डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन, हाइडल पावर एंड फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मेथड्स ऑफ फ्लड एस्टिमेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इम्पेरिकल फार्मूला आता है। फार्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका वाटर आया। ठीक है, कितना डिस्चार्ज आ रहा है। तो इम्पेरिकल फार्मूला मीन्स क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो फॉर्मूलाज आता है। जैसे कोई आदमी है, वो सालों से ऑब्जर्व कर रहा है, इतना पानी हर बार हर साल भर जाता है, तो उसके अनुसार वो कुछ फॉर्मूला दिया, वैसा फॉर्मूला को बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला में वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला, इन्वॉल्विंग ड्रेनेज एरिया ओनली। ड्रेनेज एरिया यानी कैचमेंट एरिया, समझ रहे हैं। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, वैसा सब प्लेस, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है। ठीक है, ये आपका कोई रिवर हो गया। अब जब पानी पड़ता है, ठीक है, जब रेनिंग होता है, तो चारों तरफ पानी जो है, खाली एक ऐसा तो नहीं कि रिवर में ही पड़ेगा, चारों तरफ लैंड में पड़ता है, और ये पानी जो है आपका बह बह के रिवर में जाता है। ठीक है, यहाँ से भी इस लैंड का पानी भी रिवर में जाएगा। तो वैसा पूरा एरिया जहाँ से पानी आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, या फिर ड्रेनेज एरिया भी बोल सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो वैसा, अब वैसा एरिया जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है आपका और रिवर में मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो है आपका, वो है डिकेंस फॉर्मूला। जो क्या बताया था डिकेन, Q इज इक्वल टू सी इंटू ए का पावर 3/4। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, जहाँ पे Q क्या हो गया, तुम्हारा डिस्चार्ज इन क्यूमेक हो गया। डिस्चार्ज इन क्यूमेक, क्यूमेक मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, C यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जनरली हम लोग लेते हैं 11.5। ठीक है, Q हो गया आपका डिस्चार्ज, C कांस्टेंट है, A क्या हो गया, एरिया हो गया, कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। जैसे अगर इस रिवर का बात करें, तो ये जो टोटल एरिया हो गया, ये एरिया, ये कैचमेंट हो गया, इसका एरिया, और ये भी कैचमेंट हो गया, इसका एरिया। तो ये हो गया आपका पूरा ड्रेनेज एरिया। ठीक है,
ये पूरा क्या हो गया आपका ड्रेनेज एरिया या कैचमेंट एरिया, जो भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है। तो ये हो गया आपको पहला डिकेंस फार्मूला, जिसके अनुसार Q इज इक्वल टू सी इंटू ए का पावर 3/4। ये बहुत इजी फार्मूला है। Q Q हो गया आपका डिस्चार्ज, ठीक है। C हो गया आपका कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जनरली हम लोग 11.5 लेते हैं। A हो गया आपका कैचमेंट एरिया, डिस्चार्ज ही हम लोग को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट फार्मूला है आपका राइविस फार्मूला। ये भी मिलता जुलता फार्मूला है, जैसा आपका डिकेंस फार्मूला था उसी के जैसा। Q इज इक्वल टू सी इंटू ए का पावर 2/3, ठीक है। इसमें भी Q हो गया आपका डिस्चार्ज इन क्यूमेक, क्यूमेक मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। ए हो गया कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। C हो गया कांस्टेंट। C का जनरली एवरेज वैल्यू इसमें लिया जाता है इस फॉर्मूला में 6.8। उस फॉर्मूला में वो कितना ले रहे थे 11.5, इस फॉर्मूला में है 6.8। वहाँ पे a का पावर 3/4 था, यहाँ पे a का पावर 2/3 है, ठीक है। इतना ही अंतर है बस। मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग पढ़ेंगे बीटेक के क्लास में, यहाँ पे बस फॉर्मूलाज देख लेना है, ठीक है। आप लोग को इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा नहीं, जैसा कि सिलेबस हम देखे हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू 123 a अपॉन अंडर रूट a प्लस 10.4। Q यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया एज यूजुअल, A हो गया आपका कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला है, सब में ये वेरी नहीं करेगा। Q मतलब डिस्चार्ज ही हो गया, A कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला। नवाब जंग बहादुर फार्मूला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है C A डैश ब्रैकेट में 0.92 माइनस 1/14 log A। यहाँ पे Q हो गया डिस्चार्ज एज यूजुअल। C क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जो कि वेरी करता है 48 से 60 के बीच, ठीक है। मतलब C का वैल्यू 48 से 60 के बीच कुछ भी हो सकता है। A क्या हो गया आपका? एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। अब यहाँ पे ए डैश दिया हुआ, तो ए डैश किसके बराबर होगा? ए डैश इज इक्वल टू 0.39 ए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जार्विस फार्मूला। जार्विस फार्मूला क्या होता है? इसमें Q इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया जार्विस फार्मूला। जार्विस फार्मूला, जार्विस नाम से आयरन मैन का याद आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर Q इज द डिस्चार्ज इन द क्यू में A हो गया आपका कैचमेंट एरिया, C हो गया कांस्टेंट जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 177। C का वैल्यू जो है फॉर्मूला के अनुसार वेरी कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड मेयर्स फार्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू 177 इंटू पी इंटू अंडर रूट ए, ठीक है। Q डिस्चार्ज हो गया, P हो गया आपका एक फैक्टर है जिसका वैल्यू वेरी करता है 0.002 से 1 के बीच में। जनरली P का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू 177 इंटू पी इंटू अंडर रूट ए हो गया आपका कैचमेंट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इट इन्वॉल्व्स ड्रेनेज एरिया एज वेल एज इट्स शेप। अब इसमें बस ड्रेनेज एरिया दिया हुआ नहीं रहेगा, आपका शेप कैसा है कैचमेंट का ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पहला है आपका ड्रेज और बर्ज फार्मूला। ड्रेज और बर्ज फार्मूला, इसके अनुसार क्या था? Q इज इक्वल टू 19.6 इंटू ए अपॉन एल का पावर 2/3। Q एज यूजुअल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज को हम लोग क्यूमेक में नापते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर 19.6 इंटू ए हो गया आपका कैचमेंट एरिया, और ये किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा। फिर एल क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ द बेसिन हो गया, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन। जैसे आपका ये रिवर है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ये आपका
ड्रेनेज एरिया था जहाँ से पानी आ रहा इस रिवर में आके मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है बेसिन का, मतलब ये वाला एरिया, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ क्या है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। लेंथ क्या है, तो एल जो भी है उसका पावर 2/3, ठीक है। अब इफ बी इज द एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन, अगर बी जो है आपका एवरेज विड्थ है, ठीक है, क्योंकि आपका कैचमेंट एरिया ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा सीधा रहेगा, ठीक है। तो एवरेज हम लोग विड्थ लेंगे, एवरेज विड्थ यानी ये आपका विड्थ, यहाँ पे ये आपका विड्थ हो गया, एवरेज विड्थ मीन्स चौड़ाई, ठीक है। अगर बी हम लोग मान ली एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन इन किलोमीटर, देन ए इज इक्वल टू बी इंटू एल। सिंपल, हम लोग रेक्टेंगल का एरिया जैसे निकालते थे एल इंटू बी करके, ठीक है। लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एल। तो एरिया की जगह इसको हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे बी इंटू एल। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 19.6 इंटू बी इंटू एल अपॉन एल का पावर 2/3। फिर एल का पावर 2/3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, जो कि हो जाएगा 1/3, 3 माइनस 2 यानी 1/3। तो ये फाइनल फार्मूला हो गया आपका, इसको बोलते हैं ड्रेज एंड बर्ज फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वॉल्विंग रेनफॉल एंड ड्रेनेज एरिया वेरिएबल्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, रेनफॉल और ड्रेनेज एरिया वेरिएबल्स, इसको समझते हैं। तो इसमें Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू पी इंटू बी का पावर 5/4, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, P इंटू बी का पावर 5/4। Q डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोग क्यूमेक में नापते हैं। P जो हो गया आपका मैक्सिमम 1 डे रेनफॉल हो गया, ठीक है। 100 साल अगर हम लोग ऑब्जर्व किए तो मैक्सिमम 1 डे रेनफॉल जो होता है सेंटीमीटर में, वो हो गया आपका पी का वैल्यू, ठीक है। मतलब 100 ईयर में वैसा एक दिन आया होगा जब सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ होगा, सेंटीमीटर में उसको हम लोग नाप लेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। बी क्या हो गया, एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन इन किलोमीटर। बी अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे, एवरेज विड्थ होता है बेसिन का। एक बार और समझ लेते हैं, ये आपका रिवर हो गया, ये कैचमेंट एरिया हो गया जहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है। ये कैचमेंट एरिया हो गया, ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो इसका ये हो गया आपका विड्थ, ये दोनों क्या हो गया, विड्थ हो गया कैचमेंट एरिया का। सी कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हम लोग जनरली इस फॉर्मूला में लेंगे 1.5। सी का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉस्टन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0.0056 इंटू डी अपॉन टी, जहाँ पे Q जो है आपका क्या है, पीक फ्लो इन क्यूमेक पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड पर किलोमीटर स्क्वायर। डी हो गया आपका टोटल डेप्थ ऑफ फ्लड रन ऑफ, डी हो गया आपका टोटल डेप्थ, मतलब जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसका डेप्थ क्या है, ये हो गया आपका डी। सेंटीमीटर में इसको हम लोग मेजर करेंगे। टी हो गया टोटल फ्लड पीरियड इन आवर्स, मीन्स बाढ़ कितना समय तक रहा, ये भी हम लोग देखेंगे कितना टाइम तक रहा। अब ये फॉर्मूला जो है वो स्टेब्लिश होता है बाय कंसीडरिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ एज ट्रायंगल। फ्लड हाइड्रोग्राफ आप लोग आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है नहीं, बीटेक में आप लोग देखेंगे। फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एक्चुअली ये एक प्लॉट होता है, ग्राफ का प्लॉट रहता है किसके बीच में, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, ठीक है। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये आप लोग के सिलेबस में भी है नहीं। तो इसमें हम लोग फ्लड हाइड्रोग्राफ को हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और ये फॉर्मूला स्टेब्लिश करते हैं। जब फ्लड हाइड्रोग्राफ अवेलेबल नहीं होता है तो ये दोनों फार्मूला यूज होता है, ये दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी एफ इंटू डी अपॉन ए है, जो Q क्या हो जाएगा, Q हो गया आपका पीक फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सी एफ हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्लड,
characteristics. Generally it varies from 0.7 to 3.5. सी एफ का वैल्यू 0.7 से 3.5 के बीच में वेरी करता है. डी जो है आपका क्या हो गया, जो डेप्थ था यहाँ पे देखिए, डी था आपका टोटल डेप्थ इन फ्लड रन ऑफ. ए क्या हो जाएगा, कैचमेंट एरिया हो जाएगा. क्यू हो गया पीक फ्लो इन क्यूमेक. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला इन्वॉल्विंग रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ड्रेनेज एरिया. इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी भी इन्वॉल्व है और ड्रेनेज एरिया भी इन्वॉल्व है. तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, Q इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए अपॉन 36. ठीक है, की Q क्या हो गया यहाँ पे, पीक फ्लो इन क्यूमेक. आई हो गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर आवर, मीन्स कितना सेंटीमीटर बारिश हो रहा है पर आवर. ठीक है, ए हो गया आपका कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में कैचमेंट एरिया. इस बार ऊपर जितना भी कैचमेंट एरिया हम लोग देखे थे किलोमीटर स्क्वायर में देखे थे, यहाँ पे क्या है हेक्टेयर में. के हो गया आपका रन ऑफ कोफिशिएंट. रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू जो है वेरी करता है अलग अलग सॉइल के लिए. जैसे कैचमेंट में अगर आपका सैंडी सॉइल है तो वैल्यू ऑफ के होगा 0.10 से 0.20. क्लेई सॉइल है तो 0.90 के का वैल्यू होगा. लोमी सॉइल है तो 0.40 रहेगा. ग्रेवल पेविंग है तो 0.15 टू 0.30. एसफाल्ट पेविंग है तो 0.50. कंक्रीट पेविंग है तो 0.80. So these are the different formulas which are used to calculate the discharge for the flood. Hope you like the lecture. This is all for today. Thank you for listening. And please subscribe my channel as well.